के बाद हमारे पास आ जाता है जी बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक जो है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो वीक होगा। वीक बॉन्डिंग होगी इनके अंदर, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी। इसके बाद है आपके पास रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल में क्या होता है कि जो आपके पास 3D मेटल्स हैं, 3D मेटल्स, इनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, याद रखें। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका। और बिकॉज आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल जो हैं दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इनका जो पोटेंशियल होता है वो आप समझ लो कि नेगेटिव होता है, सिवाय कॉपर। कॉपर जो होता है उसका, या ये भी एक एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, इसका जो पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव होता है, ये गेन करना पसंद करता है इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कौन से नोबल मेटल्स हैं। तो कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेडियम, प्लेटिनियम और सिल्वर, ये नोबल मेटल्स होते हैं बेसिकली। क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है। तो इस वजह से इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपके पास दो तरह के मटेरियल हम केमिस्ट्री में यूजुअली स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उसमें आपके पास है जी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे क्रोमियम जो है इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरी सब्सटेंस होती है जी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें आपके पास जैसे जिंक हो गया, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मैग्नेटिक मोमेंट, इनको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका यूनिट भी बताया था, बोहर मैग्नेटॉन होता है। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लाइक अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 6 + 2। और तो ये इसका आंसर आ जाएगा √48, जो कि 6.7। ये हमें बताता है, ये जो पहला पहला मैं आपको मजे की बात एक ना यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कि ये जो पहला पहला फिगर होगा ये आंसर का पॉइंट से, अगर लाइक आपको दिया हुआ है एक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट और आपसे कहा जाता है कि बताएं उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट फिगर होगा ये बता देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ये एक ट्रिक है, याद रख लें। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। इसके बाद हम बात करते कलर ऑफ कंपाउंड।
कलर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड के कलर की हम बात करें तो मैनी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D बोल दे सबशेल। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल, इनर सबशेल की वजह से वो कलर शो करवाते हैं। तो मैंने अभी अभी वैसे ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको ये पता है कि लाइक ये 2 ऑर्बिटल डी के ऊपर है और 3 नीचे हैं। अब मान लिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जब जंप करके जाएगा, अब आपको पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ पे जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट में है। हाई एनर्जी स्टेट में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोबारा से जंप करके नीचे आएगा, और जंप करके नीचे आने की वजह से वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अगर तो वो एनर्जी इतनी हुई कि वो विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करेगी, तो फिर हमें उसका कलर नजर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को डी डी ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी है। तो ट्रांजिशन होती डी और डी के दरमियान। तो यही रीजन होती है इसको डी डी ट्रांजिशन भी कह दिया जाता है। डी ऑर्बिटल्स की आपस में ही ट्रांजिशन हो रही होती है। इसके बाद कलर जो होता है वो वेरियस चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। अगर हम बात करें तो कलर की डिपेंडेंसी अगर देखें तो कलर डिपेंड कर सकता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें है या नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ये भी हमने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। फिर ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स, के जो कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो किस तरह की है। और इसके अलावा कि डी ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है तो वो कलरलेस होगा। कलरलेस होगा जब वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है। और एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसमें आपके पास VO2 पॉजिटिव, इसका कलर होता है येलो। ठीक है। इसके बाद CrO4 पावर 2, तो इसका कलर होता है डीप येलो। और MnO4 नेगेटिव, इसका होता है पर्पल। और Cr2O7, इसका होता है ऑरेंज। ये कुछ कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज आपको पता है, इसमें एमसीक्यूज पूछ लेते हैं एलॉयज के टॉपिक पे। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होता है मेटल का मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, जो मिक्सचर है वो एलॉय कहलाता है जी। और अगर हम बात करें, मैं इंपॉर्टेंट एलॉयज का आपको बता देता हूँ। ब्रास इज एलॉय ऑफ कजन, मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ, कॉपर और जिंक को कजन। ठीक है। और इसी तरह ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को आप टिन, इसमें आ जाता है जिंक की जगह। और गन पाउडर या गन मेटल, तो ये कॉपर जिंक और टिन, इसमें दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। और 4 है स्टेनलेस स्टील, ये बड़ा एमसीक्यूज पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील तो आयरन, क्रोमियम और निकल। तो ये आपके पास
कुछ एलॉयज थे बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे भी जाते हैं। और इसके बाद हम एक और चीज देख लेते, कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी में आपको पता है कि जो मेनली यूज होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल ही यूज होते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी में। कैटालिटिक एक्टिविटी, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। इसकी रीजंस होती है, एक तो प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटॉल होता है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटॉल होता है। इसके अलावा लार्ज सरफेस एरिया होता है। फिर ये कम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है जी, ये याद रख लें। और अगर हम बात करें थ्री डी स्कैंडियम, स्कैंडियम है आपके पास, तो ये कैटलिस्ट नहीं यूज हो सकता। टाइटेनियम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, ये नाम है जी। और ये आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम तो उसमें यूज होता है। इसी तरह क्रोमियम, तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में यूज होता है, क्रोमियम का जो कैटलिस्ट है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। और मैंगनीज, ये आपके पास यूज होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। ये रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, MnO2 का KCl और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये। और आयरन, आपको पता है FeCl3, ये भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा यूज होता है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में। और फेंटोन रिएजेंट का ना एमसीक्यूज पूछा था एक दफा पीएससी में, FeSO4H2O2 फार्मूला पूछा था फेंटोन का, तो ये फेंटोन रिएजेंट होता है। फेंटोन रिएजेंट जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये इसमें मेटेलिक आयरन की अगर आप बात करो तो वो हैबर प्रोसेस में यूज होता है। इसी तरह निकल, निकल आपको पता है हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन में निकल यूज होता है। और कॉपर ट्यूब जो होती है ये एरोमेटाइजेशन में यूज होती है, इथाइन की एरोमेटाइजेशन जो है। और प्लेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड जो होता है, ये एक प्रोसेस होता है विकर प्रोसेस। विकर प्रोसेस में ये यूज होता है जिसमें जो अल्कीन होती है ना वो कन्वर्ट की जाती है एल्डिहाइड में। तो उस प्रोसेस के अंदर ये कैटलिस्ट आपका इन्वॉल्व होता है। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। और कल बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है ये एंड हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ही हम करेंगे, इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। कोई सवाल है आपका तो बताएं।